नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि आपको पता है, अपन इसके पहले की क्लासों में लगातार चर्चा कर चुके थे किस पर, स्वरों पर और स्वरों के वर्गीकरण पर। आज की कक्षा में अपन प्रारंभ करेंगे किसको, व्यंजन को। व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजनों का परिचय क्या है और व्यंजनों का वर्गीकरण क्या क्या होता है, इन सब पर विस्तार से चर्चा करने वाले। चले दोस्तों आगे, तो चलते हैं आगे। चलो आ जाते हैं अपन टाइटल पर, व्यंजन। अब बात करते हैं व्यंजन की। तो दोस्तों क्लास को रेगुलर रखेंगे, कुछ समस्याएं थी इस वजह से क्लास नहीं हो पाई थी। तो बात कर रहे हैं अपन व्यंजन पर कि यार ये व्यंजन जो शब्द है ये कौन सा शब्द है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं इस व्यंजन शब्द पर कि ये व्यंजन, ये जो व्यंजन है ये शब्द कौन सा है। व्यंजन शब्द जो है वो कौन सा शब्द है। तो हमने कहा है संस्कृत शब्द है। कौन सा शब्द है, संस्कृत शब्द। संस्कृत शब्द कौन सा शब्द है दोस्तों, ये संस्कृत शब्द है। कौन सा शब्द है, संस्कृत शब्द। जब अगर ये संस्कृत शब्द है तो इसका फिर सर्वप्रथम प्रयोग भी किया होगा। तो फिर बात करते हैं अपन आगे सर्वप्रथम प्रयोग की, कि इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। देखो इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो हमने कहा महर्षि पाणिनि ने किया। इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, महर्षि पाणिनि ने। किसने किया, महर्षि पाणिनि ने। अब बात आती है कि महर्षि पाणिनि ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया किसका, व्यंजन शब्द का। तो फिर एक बात आती है कि कौन से ग्रंथ में किया। तो इनका एक ग्रंथ भी था, किसका, महर्षि पाणिनि का। नाम तो सुना ही होगा आपने, ग्रंथ था। और वो ग्रंथ क्या था, अष्टाध्यायी ग्रंथ था, अष्टाध्यायी। इस अष्टाध्यायी ग्रंथ में इस व्यंजन शब्द का प्रयोग इन्होंने किया, जो लगभग 500 ईसा पूर्व का माना जाता है। पढ़ाई होगा 500 ईसा पूर्व का। और ये महर्षि पाणिनि जो गांधार प्रदेश के थे ही सही, आपको पता है सही इनके बारे में। तो हमने कहा कि ये व्यंजन जो शब्द है ये संस्कृत शब्द माना गया है। सर्वप्रथम प्रयोग जो है किसने किया था, महर्षि पाणिनि ने किया था। किसमें किया था, अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में किया था, जो लगभग 500 ईसा पूर्व का माना जाता है। ये व्यंजन शब्द के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। देखिए दोस्तों, अभी तक जो अपन पढ़ रहे थे वो मैं आपको केवल सामान्य चीजों पर परिचय दिया मैंने, स्वरों के बारे में सब जानते हैं। लेकिन चूंकि अब आपका मेरे से जुड़ा हो चुका है, तो अब अपन धीरे धीरे नदी में उतरना प्रारंभ करेंगे। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, ये अपनी नदी का पाठ, और अभी तक अपन केवल यहां चल रहे थे, यहां पर हल्का 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 हल्का। लेकिन अब जो अपना किनारा है वो समाप्त होने वाला है, अब गहराई की ओर बढ़ रहे हैं। और अपन को आना कहां है, इस जगह आना है। लेकिन यदि डायरेक्ट यहां आएंगे और अपन तैर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये तो पानी है, तो अपन क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे और अपनी सांसें रुक जाएगी। लेकिन मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपको कतई नहीं डूबने दूंगा। और काम की बात, मैं यहां तक आपको लेके आया हूं, तो अब यहां से यहां नहीं, अब मैं आपको इस पानी में तैराने वाला हूं। और यहां से तैर कर अपन यहां आएंगे, और यहां जो मोती पड़े हुए हैं इन मोतियों को लेकर वापस या तो इधर बढ़ जाएंगे या इधर आ जाएंगे। बात समझ में आ रही होगी आपके। क्यों, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूं अब अपन व्यंजनों से ही जो स्टार्ट कर रहे हैं वो बहुत गहराई वाली बातें स्टार्ट करेंगे। ऐसे अनछुए तथ्यों पर मैं आपसे बातें करने वाला हूं जो आपने पहले कभी सुने ही नहीं होंगे। इन सब पर विस्तार से चर्चा करते हुए चलेंगे, और इस क्लास को इतना विस्तृत तरीके से देखने की कोशिश करेंगे कि प्रश्न एग्जाम में जरूर फंसेगा, वो बाहर निकल ही नहीं सकता। तो आप मेरे साथ बने रहिए। दूसरी बात यह है कि आप लिखने में ध्यान नहीं दें, क्योंकि इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, और उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल आराम से काउंट डाउन कर सकते हैं, मधु हिंदी एकेडमी, MA मधु हिंदी एकेडमी। ये इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर ले, ताकि इस क्लास की जो पीडीएफ है आपको लगातार वहां पर मिलती रहेगी। और चैनल को भी सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है जो आराम से मिल सके। तो देखो चर्चा कर रहे थे अपन किस पर, इस व्यंजन शब्द पर। तो चर्चा कर लेते अपन। हमने क्या कहा अभी तक, हमने ये कहा है इस व्यंजन शब्द के बारे में कि व्यंजन शब्द कौन सा शब्द है। तो हमने कहा संस्कृत का शब्द है। कौन सा शब्द है, संस्कृत का शब्द है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो हमने कहा महर्षि पाणिनि ने किया। किसमें, अपना ग्रंथ कौन सा, अष्टाध्यायी, जो लगभग 500 ईसा पूर्व का लिखा, 500 ईसा पूर्व का माना जाता है। ये सारी जानकारी अपन ने ली है किसके बारे में, इस व्यंजन शब्द के बारे में। तो फिर एक चीज और आती है, इस ये जो व्यंजन शब्द है इसका शाब्दिक विच्छेद क्या है। इस व्यंजन शब्द का शाब्दिक विच्छेद क्या है। तो देखो हमने कहा व्यंजन का शाब्दिक विच्छेद, शाब्दिक विच्छेद। ये व्यंजन जो शब्द है इसका शाब्दिक विच्छेद क्या है, देखो भैया ना,
इस पर भी अपन चर्चा कर लेते हैं। शाब्दिक विच्छेद, तो हमने क्या कहा, विधन अंज, विधन अंज धन अन, विधन अंज धन अन। व्यंजन का शाब्दिक विच्छेद क्या होता है, विधन अंज धन अन। तो फिर इसका शाब्दिक अर्थ भी होगा, देखो शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या है, तो व्यंजन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो हमने कहा विशेष अभिव्यक्ति। क्या कहा, विशेष अभिव्यक्ति, विशेष अभिव्यक्ति। क्या कहा अपन ने, विशेष अभिव्यक्ति। देखो हमने क्या कहा कि व्यंजन का शाब्दिक विच्छेद, तो हमने कह दिया विधन अंज धन अन। क्या कहा अपन ने दोस्तों कि व्यंजन का शाब्दिक विच्छेद होता है विधन अंज धन अन। तो फिर हमने कहा शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो हमने बिल्कुल कहा विशेष अभिव्यक्ति होता है। इसका मतलब क्या कहा, इसका मतलब क्या हुआ कि वे वर्ण जो अभिव्यक्ति विशेष वाले होते हैं, वे वर्ण जो अभिव्यक्ति विशेष वाले होते हैं, या यूं कहें कि वे वर्ण जो विशेष अभिव्यक्ति रखते हैं, उन्हें व्यंजनों के नाम से जाना जाता है। उन्हें किस नाम से जाना जाता है, व्यंजनों के नाम से जाना जाता है। फिलहाल दोस्तों अपन ने क्या देखा, हमने कहा कि व्यंजन जो शब्द है वो कौन सा शब्द है, तो हमने कह दिया संस्कृत शब्द है। ध्यान रखना, देखो काम की बातें चल रही है बिल्कुल। व्यंजन शब्द कौन सा शब्द है, संस्कृत शब्द है। इस व्यंजन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वो किसने किया था, महर्षि पाणिनि ने किया था। किसने किया था, महर्षि पाणिनि ने किया था। ग्रंथ की बात करें तो ग्रंथ कौन सा, अष्टाध्यायी, जो 500 ईसा पूर्व का माना जाता है। महर्षि पाणिनि के बारे में बात करें तो गांधार प्रदेश के हितैषी। शाब्दिक विच्छेद पर यदि अपन चर्चा करें तो विधन अंज धन अन, व्यंजन का शाब्दिक विच्छेद क्या हो जाता है, विधन अंज धन अन। और शाब्दिक अर्थ पर यदि चर्चा करें तो हम क्या कह सकते हैं कि विशेष अभिव्यक्ति, अर्थात वे वर्ण जो विशेष अभिव्यक्ति वाले हैं या अभिव्यक्ति विशेष रखते हैं, उन वर्णों को किस नाम से जाना जाता है, व्यंजनों के नाम से जाना जाता है। तो यहां तक तो कोई डाउट नहीं है दोस्तों। चले आगे, अब बात कर लेते हैं अपन व्यंजन की परिभाषाओं की। क्या व्यंजन की क्या क्या परिभाषाएं हैं, देखो चर्चा कर लेते हैं अपन व्यंजन की परिभाषा पर। तो देखो सुने कि व्यंजन की क्या क्या परिभाषाएं हैं। चलो आ जाते हैं अपन परिभाषा, परिभाषा, परिभाषाएं किसकी, व्यंजन की। तो देखो सामान्य रूप से अपन जो परिभाषा बोलते हैं वो क्या है, तो हमने क्या कहा कि वे वर्ण जो मुख विवर से, वे वर्ण जो मुख विवर से, मुख विवर, विवर का मतलब क्या होता है दोस्तों, गुफा होता है। क्या होता है, गुफा, अर्थात अपना मुंह जो है वो किसके समान बताया है, गुफा के समान बताया है। किसके समान, गुफा के समान। तो हमने कहा वे वर्ण जो मुख विवर से स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होते हैं, स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होते हैं, स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होते हैं, बल्कि या अपितु स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं, बल्कि या अपितु स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। उन्हें व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। क्या कहा, वे वर्ण जो मुख्य विवर से स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होते अपितु स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है, व्यंजनों के नाम से जाना जाता है। आगे भी और चर्चा करना चाहें तो हम इसके बारे में कह सकते हैं दोस्तों, क्या कि वे वर्ण जो सबाध उच्चारित होते हैं, सबाध उच्चारित होते हैं। देखो काम की बातें आ रही है बिल्कुल। वे वर्ण जो सबाध उच्चारित होते हैं, क्या है इसका मतलब, वे वर्ण जो सबाध उच्चारित होते, सबाध का मतलब बाधा सहित। क्यों, क्योंकि हम यूं कहते हैं कि स्वरों के उच्चारण में किसी भी प्रकार की कोई बाधा का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन इन व्यंजनों के उच्चारण में किसका सामना करना पड़ता है, बाधा का सामना करना पड़ता है। और इसी कारण हमने क्या कहा कि वे वर्ण जो सबाध उच्चारित होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, व्यंजनों के नाम से जाना जाता है। आगे और देखें तुम क्या कह सकते हैं इनके बारे में कि वे वर्ण जो अपूर्ण होते हैं। देखो वे वर्ण जो अपूर्ण होते हैं, क्या कहा अपन ने कि वे वर्ण जो अपूर्ण होते हैं, वे वर्ण जो अपूर्ण होते हैं। अब देखो काम की बात आई, क्या वे वर्ण जो अपूर्ण होते, अपूर्ण का मतलब पूर्ण नहीं है,
तो फिर पूर्ण कौन होते हैं? स्वर होते हैं। ये क्या होते हैं? आधे होते हैं। पूरे कौन होते हैं? स्वर। इनको पूरा किया जा सकता है, लेकिन किसकी सहायता से? स्वरों की सहायता से। तो ध्यान देंगे दोस्तों, हमने क्या कहा? वे वर्ण जो अपूर्ण होते हैं, जो पूर्ण नहीं होते हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? व्यंजनों के नाम से जाना जाता है। क्या कहा? कि वे वर्ण जो अपूर्ण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। और आगे देखें, तुम कह सकते हैं वे वर्ण जो परतंत्र होते हैं। देखो काम की बात, वे वर्ण जो परतंत्र होते हैं। क्या कहा अपन ने? वे वर्ण जो परतंत्र होते हैं। काम की बात आई है परतंत्र। एक तो होता है स्वतंत्र और एक होता है परतंत्र, एक दूसरे के विलोम है। स्वतंत्र हैं तो स्वतंत्र कौन हुए? स्वर हुए। लेकिन परतंत्र दूसरों के हैं जो अधीन, तो ये व्यंजन वर्ण जो है ये दूसरों के अधीन है। और दूसरे किसके? स्वरों के अधीन है। किसके अधीन है? स्वरों के अधीन है। इसी वजह से कहा गया है वे वर्ण जो परतंत्र होते हैं, अर्थात जो स्वरों की सहायता से उच्चरित होते हैं, इसी कहानी से परतंत्र कहलाए। इसी कहानी ने किस नाम से जानते हैं? व्यंजनों के नाम से। और हमने कहा वे वर्ण जो परतंत्र होते हैं उन्हें भी क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि वे वर्ण जो विशेष अभिव्यक्ति वाले होते हैं। देखा ही था अपन ने, विशेष अभिव्यक्ति वाले होते हैं। वे वर्ण जो विशेष अभिव्यक्ति वाले होते हैं। क्या कहा? वे वर्ण जो विशेष अभिव्यक्ति वाले होते। क्या कहा आपने? देखो विशेष अभिव्यक्ति, हमने कहा था कि व्यंजन जो शब्द है उसका शाब्दिक विशेष होता है क्या? विधन अंजधन अन। क्या होता है? विधन अंजधन अन। और इसी कारण कहा कि वे वर्ण जो विशेष अभिव्यक्ति वाले होते हैं उन्हें भी किस नाम से जाना जाता है? व्यंजनों के नाम से जाना जाता है। क्या क्या कहा है अपन ने व्यंजनों के बारे में? देखो समझते हैं वापस एक बार। और हमने क्या कहा कि ये व्यंजन जो शब्द है ये कौन सा शब्द माना गया है दोस्तों? संस्कृत शब्द माना गया है। कौन सा शब्द माना गया है? संस्कृत शब्द माना गया है। सर्वप्रथम जो प्रयोग हुआ था वो किसने किया था इसका? महर्षि पाणिनि के द्वारा। देखो बहुत काम की बातें बता रहा हूं मैं आपको दोस्तों। तो सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा? महर्षि पाणिनि के द्वारा। ग्रंथ कौन सा था जिसमें इसका प्रयोग किया गया? तो हमने कहा अष्टाध्यायी ग्रंथ था। कौन सा ग्रंथ था? अष्टाध्यायी। कब लिखा गया था? 500 ईसा पूर्व का। शाब्दिक विच्छेद की बात करें तो हमने कहा विधन अंजधन अन के योग से किसका निर्माण हुआ? व्यंजन का निर्माण हुआ। और शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो विशेष अभिव्यक्ति, व्यंजन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विशेष अभिव्यक्ति। और इस आधार पर हमने कहा कि वे वर्ण जो अभिव्यक्ति विशेष वाले होते हैं या विशेष अभिव्यक्ति रखते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? व्यंजनों के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? व्यंजनों के नाम से। और जो ही अपन ने परिभाषा में बांधने की कोशिश की तो हमने क्या क्या कहा इनके बारे में? कि वे वर्ण जो मुख्य विवर से स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। क्या कहा रे भाई? कि वे वर्ण जो मुख्य विवर से स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वे तो स्वर कहलाते हैं, लेकिन वे वर्ण जो मुख्य विवर से स्वतंत्र रूप से उच्चरित नहीं होते हैं। काम की बात, नहीं होते हैं, बल्कि अपितु स्वरों की सहायता से, किसकी सहायता से? स्वरों की सहायता से उच्चरित होते हैं। उन्हें किस नाम से जानते हैं? व्यंजनों के नाम से जाना जाता है। यहां तक भी कोई डाउट नहीं था। और परिभाषाओं पर गौर फरमाया। तुमने कहा कि वे वर्ण जो सबाद उच्चरित होते हैं, अर्थात सबाद का मतलब बाधा सहित उच्चरित होते हैं, वे भी व्यंजन कहलाते हैं। वे वर्ण जो अपूर्ण होते हैं, मतलब पूरे नहीं हैं, पूरे किन्हें माना गया है? स्वरों को माना गया है। ये वर्ण क्या है? अपूर्ण हैं। तो अपूर्ण जो होते हैं वो भी व्यंजन कहलाते हैं। और वे वर्ण जो परतंत्र होते हैं, दूसरों के अधीन, जैसे अपन हो जाते हैं ना, कभी कभी अधीन हो जाते हैं कि उसका फोन आएगा तभी चलना है, ऐसे ही इनकी भी कंडीशन है। और वे वर्ण जो विशेष अभिव्यक्ति वाले होते हैं वो भी क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। इस प्रकार हमने क्या देखा अभी तक? इनकी परिभाषाओं के बारे में अपन ने चर्चा की है। क्या की है? इनकी परिभाषाओं के बारे में चर्चा की है। आगे भी यदि अपन चर्चा करना चाहें तो छोटी सी एक जो बात है उस पर अपन गौर फरमाते हैं और हमें ऐसा कहते हैं क्या कि व्यंजन जो है उनकी संख्या कितनी मानी गई है? तो हमने कहा 33 मानी गई है। व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। देखो कितनी है? 33। हमने अभी तक जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि 11 स्वर और 33 व्यंजन। इस प्रकार कुल मूल वर्णों की संख्या हिंदी में कितनी मानी गई है? 44 मानी गई है, जिनमें 11 स्वरों पर अपन चर्चा कर चुके थे। और आगे चर्चा करें तो 33 व्यंजनों पर अपन को चर्चा करनी है। तो लेकिन बात आती है दोस्तों, यदि पूछा जाए अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, तो हम कहते हैं 35 है। अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर, किसके आधार पर? अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? 35। क्यों? क्योंकि अभ्यंतर प्रयत्न में वो क्या करता है?
ये ड और अड इनको भी जोड़ता है। इसी वजह से हम कहते हैं आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजन वर्णों की जो संख्या है वो कितनी मानी गई है? 35 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 35 मानी गई है। अन्यथा हम कहते हैं व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 33 है। आ रही है बात समझ में? इस पर अपन विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, जो अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो चलते हैं दोस्तों आगे। देखो अब आ जाते हैं अपन व्यंजनों के वर्गीकरण पर। लेकिन अपन व्यंजनों का वर्गीकरण देखेंगे, लेकिन इन्हें अपन सबसे पहले 3 भागों में बांट कर देखते विस्तार से देखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले व्यंजनों को अपन 3 भागों में बांट कर देखने वाले हैं, जिसमें अपन कहेंगे स्पर्श व्यंजन, फिर आता है अंतस्थ व्यंजन और फिर आता है स्पर्श व्यंजन। तो सबसे पहले इन पर विस्तार से चर्चा करते हैं और फिर बाद में व्यंजनों का विस्तृत जो वर्गीकरण है उसे अपन ध्यान से देखेंगे। तो ध्यान से देखना दोस्तों, मैं बहुत बारीक बारीक जानकारियों से आपको अवगत कराने वाला हूं। ध्यान देते रहोगे तो एक एक चीज पर विस्तार से चर्चा करूंगा। लिखने में ध्यान न दें, आप केवल समझने पर ध्यान दें, क्योंकि इस क्लास की पीडीएफ आपको क्लास के बाद में मधु हिंदी एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आराम से, ना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज्वाइन भी कर लेना, ठीक है। चलो चर्चा कर लेते हैं अपन व्यंजन वर्णों के बारे में कि कौन कौन से हैं। देखो आते हैं सबसे पहले, तो मोटा मोटा देखें तो हम यूं कहते हैं कि 5 प्रकार के वर्ग होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। कौन कौन से? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो वर्ग कितने प्रकार के हुए? 5 प्रकार के। कौन से? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5-5 वर्ण होते हैं। तो देखो देखना प्रारंभ करते हैं। हमने सबसे पहले कहा ये क, ख, ग, घ और ङ। देखो क, ख, ग, घ, ङ। क्या कहा? क, ख, ग, घ, ङ। हम साथ के साथ जानकारी लेते हुए चलेंगे। तो हमने कह दिया है ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। ये देखो, तो हमने कहा कि प्रत्येक वर्ग में वर्ण भी कितने होते हैं? 5। तो 5 × 5 बराबर कितने हो जाते हैं? 25। यहां से अपन जानकारी लेना प्रारंभ करते हैं। क, ख, ग, घ, ङ। ये 5वां वर्ण जो है ये क्या है? पंचम वर्ण है। क्या है ये? पंचम वर्ण, जिसके बारे में अपन क्या कहते हैं कि हिंदी का एकमात्र वर्ण जिसमें पंचमाक्षर बिंदु का प्रयोग होता है वो कौन सा माना गया है? नहीं माना गया है। हिंदी का एकमात्र वर्ण है, हिंदी का एकमात्र वर्ण जिसमें पंचमाक्षर बिंदु का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा है? हमने क्या कहा कि हिंदी का एकमात्र वर्ण, हिंदी का एकमात्र वर्ण जिसमें पंचमाक्षर बिंदु का प्रयोग होता है। देखो बहुत काम की बातें बताने वाला हूं। पंचमाक्षर बिंदु का प्रयोग होता है। देखो हिंदी का एकमात्र वर्ण जिसमें पंचमाक्षर बिंदु का प्रयोग होता है वो कौन सा माना गया दोस्तों? ये देखो ये पंचमाक्षर बिंदु है। यहाँ किसका प्रयोग होता है? पंचमाक्षर बिंदु का। तो हिंदी का एकमात्र वर्ण है जिसमें पंचमाक्षर बिंदु का प्रयोग होता है वो कौन सा है? अब यहाँ पर अपन छोटी सी जानकारी ग्रहण कर लेते हैं। यदि आपको लगता है कि यार ये बिंदी है तो क्या है, देखो मैंने पहले भी बात की थी और फिर बात कर रहे हैं अपन। एक प्रकार से ध्यान देने वाली बात, ये एक टी बना दी अपन ने। हमने कहा कि एक बिंदी तो यहाँ लगती है, ये एक लगती है यहाँ पर, एक लगती है यहाँ पर और एक लगती है यहाँ पर। इन सब में क्या अंतर है, इन पर विस्तार से चर्चा करने वाले। तो सुने, हमने कहा ये जो लगी इसे तो अपन किस नाम से जानेंगे? अनुस्वार चिन्ह के नाम से। किस नाम से जानते हैं? अनुस्वार चिन्ह। किस नाम से जानते हैं? अनुस्वार चिन्ह के नाम से, या अनुस्वार की बिंदी है। अब अनुस्वार के चिन्ह के नाम से बात करें तो ये कहाँ कहाँ लगती है, क्या क्या है, इस पर अगर अपन बात करना चाहें तो देखो हमने यूं कहा है कि अनुस्वार, तो 2 चीजें देखी होगी आपने, एक तो ये अंग और एक ये अह। देखा, काम की बात बता रहा हूं। देखो दोस्तों सुने, ये क्या है? अंग और ये अह। ये जो ऊपर लग रहा है ये क्या है? अनुस्वार है। ये क्या है? अनुस्वार। और ये जो लग रही है क्या है? विसर्ग। इन दोनों वर्णों को किस नाम से जाना जाता है? अयोग वाह के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अयोग वाह के नाम से। किस नाम से जानते हैं भाई? अयोग वाह के नाम से जाना जाता है। तुमने कहा डॉक्टर श्याम सुंदर दास अनुसार पंचम वर्ण के स्थान पर अपन किसका प्रयोग कर सकते हैं? अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। आपको पहले भी पता है, लेकिन अब देखो काम की बात यह है कि ये ऊपर जो लग रहा है ये क्या है? अनुस्वार। और हम बात करते हैं ये अनुस्वार जो है, ये अनुस्वार जो है ये एक कौन सा शब्द माना गया है? तत्सम शब्द है। अनुस्वार कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। जबकि इस अनुस्वार का जो तद्भव होता है वो क्या होता है? अनुनासिक होता है। क्या होता है? अनुनासिक। ये क्या माना गया है? ये तद्भव माना गया है। क्या माना गया है? तद्भव।
अब बात यह आती है कि अनुनासिक को ही अपन किस नाम से जानते हैं? चंद्र बिंदु के नाम से जानते हैं। काम की बात सुनना दोस्तों, इस अनुनासिक को अपन किस नाम से जानते हैं? चंद्र बिंदु के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? चंद्र बिंदु के नाम से। तो हम क्या कह रहे हैं कि अनुस्वार का प्रयोग यदि किसी शब्द पर होगा तो तत्सम होता है, और चंद्र बिंदु का प्रयोग यदि किसी शब्द के ऊपर होता है या वर्ण पर होता है तो क्या कहलाएगा? वो शब्द तद्भव कहलाएगा। राइट? तो हमने क्या कहा? ये अनुस्वार है, और अनुस्वार एक कौन सा शब्द होता है? अनुस्वार जो है वो एक क्या है? तत्सम शब्द है। और अनुस्वार का तद्भव क्या होता है? अनुनासिक। और अनुनासिक एक तद्भव है, और अनुनासिक का मतलब भी क्या होता है? चंद्र बिंदु होता है। राइट? बात समझ में आ रही है? हकीकत जो है ये अयोग वाह वर्ण है, अर्थात ऐसे वर्ण जिनका जुड़ करके वर्ण नहीं होता है, न तो स्वरों के साथ और न ही व्यंजनों के साथ, वो क्या कहलाते हैं? अयोग वाह कहलाते हैं। ऐसे वर्ण जिनका जुड़ करके वर्ण नहीं होता है, किसके साथ? न तो स्वरों के साथ न ही व्यंजनों के साथ, वो क्या कहलाते हैं? अयोग वाह कहलाते हैं। और यही जो चिन्ह है इसे अपन किस नाम से जानते हैं? अनुस्वार चिन्ह के नाम से जानते हैं। हालांकि अपन अयोग वाह शब्द पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं बाद में, यहां तो अपन केवल थोड़ा सा समझ रहे हैं। आ रही है बात समझ में? चले दोस्तों आगे दूसरी बात करते हैं अपन आगे। तो देखो इन्हें मिटा देते अपन। आगे बात करें अगले चिन्ह पर, तो हमने क्या कहा है अगले चिन्ह के बारे में? तो हमने कहा ये दूसरा जो चिन्ह आ रहा है ये क्या है? हमने कहा ये क्या है? तो हमने कहा ये पंचमाक्षर चिन्ह है। ये क्या है? पंचमाक्षर चिन्ह। ये देखो कौन सा चिन्ह है? पंचमाक्षर चिन्ह। पंचमाक्षर चिन्ह। अब पंचमाक्षर चिन्ह पर यदि बात की जाए तो हमने कहा कि पंचमाक्षर चिन्ह का जो प्रयोग है वो एक ही जगह होता है, वो क्या है? ङ में। तो हमने क्या कहा? महत्वपूर्ण बात क्या है कि हिंदी का एकमात्र वर्ण जिसमें पंचमाक्षर बिंदु का प्रयोग होता है वो कौन सा है? ङ। क वर्ग का पांचवा वर्ण है, इसका प्रयोग होता है पंचमाक्षर चिन्ह का इसमें, और वो कौन सा है? ङ है। तो हमने क्या कहा? हिंदी का एकमात्र ऐसा वर्ण जिसमें पंचमाक्षर बिंदु का प्रयोग होता है वो कौन सा माना गया है? ङ माना गया है। तो ये दूसरा जो बिंदु था इसके बारे में, दूसरा जो चिन्ह है इसके बारे में भी आपको विस्तृत जानकारी मिल गई कि कौन सा चिन्ह कहलाता है? पंचमाक्षर चिन्ह कहलाता है। यहां तक भी कोई डाउट नहीं है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यदि नीचे देखते हैं तो ये जो नीचे आता है इसे किस नाम से जानते हैं? तुमने कहा इसे ताड़न जात चिन्ह कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ताड़न जात चिन्ह कहते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं? उत्क्षिप्त चिन्ह के नाम से, और इसे फेंके हुए चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। देखो इसे क्या कहते हैं? ताड़न जात चिन्ह। ताड़न जात चिन्ह इसे और किस नाम से जानते हैं? उत्क्षिप्त चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। उत्क्षिप्त चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। इसे फेंके हुए चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। फेंके हुए चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। ये जो नीचे लगता है इसे क्या कहते हैं? ताड़न जात चिन्ह, उत्क्षिप्त चिन्ह और फेंके हुए चिन्ह। अब काम की बात आती है कि यार ऐसा क्यों है? तो देखो सुनिए, हम यहां पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो हमने कहा ये क्या है? ड, और ये ढ। देखो दोनों में क्या अंतर है? ड और ढ। ये जो वर्ण थे ये मूल भाषा के वर्ण थे। ये कौन से वर्ण थे? मूल भाषा के वर्ण थे। और मूल भाषा का मतलब क्या है? सीधा यहां पर संस्कृत से लिया गया। किससे लिया गया है दोस्तों? संस्कृत से। लेकिन इन मूल भाषा के वर्णों के नीचे यदि मान लो ये चिन्ह लगा दिया जाता है तो अब ये वर्ण जो है इन्हें किस नाम से जाना जाता है? ताड़न जात वर्णों के नाम से, उत्क्षिप्त वर्णों के नाम से, फेंके हुए वर्णों के नाम से, या फिर इन्हें नव विकसित व्यंजनों के नाम से, इन्हें द्विगुणी के नाम से, द्विस्पृष्ट के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इन्हें हिंदी में नया नया विकसित किया गया है। इसी कारण अपन इनको किस नाम से जानते हैं? ताड़न जात वर्णों के नाम से, उत्क्षिप्त वर्णों के नाम से, या फेंके हुए व्यंजनों के नाम से, फेंके हुए वर्णों के नाम से इन्हें जाना जाता है। अंतर क्या है इस पर भी चर्चा करें। यदि अपन लिखते हैं केवल ऐसा तो ये कहलाएंगे स्पर्श व्यंजन। क्या कहलाएंगे? स्पर्श, या इन्हें वर्गीय व्यंजनों के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? स्पर्श या वर्गीय व्यंजनों के नाम से जानते हैं। लेकिन यदि अपन बात करें ड और अड की, ड और अड, ड और अड, तो ये क्या कहलाएंगे? ताड़न जात कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ताड़न जात। देखो क्या कहलाएंगे? ताड़न जात कहलाने वाले। क्या कहलाने वाले दोस्तों? ताड़न जात। देखो हमने क्या कहा? क्या कहलाने वाले हैं? ताड़न जात कहलाने वाले हैं। ये देखो ताड़न जात। अब ताड़न जात क्यों बने भाई? तो इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। हम यूं कह रहे हैं इन्हें हिंदी में नया नया विकसित किया गया है, इसी कारण इन्हें ताड़न जात वर्णों के नाम से भी जाना जाता है। हमने कहा वे वर्ण जिनके उच्चारण में जीवा ऊपर की ओर जाती है और झटके से नीचे की ओर आती है उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजनों के नाम से जाना जाता है, या उत्क्षिप्त वर्णों के नाम से।
जिह्वा के द्वारा जब इन्हें बोला जाता है तो ऐसा लगता है कि इन्हें उठा के फेंका जा रहा है, इस कारण इन्हें फेंके हुए वर्णों के नाम से जानते हैं। और ताड़न, ताड़ना का मतलब दूर कर देना, जब जिह्वा के द्वारा इनका उच्चारण किया जाता है तो ऐसा लगता है इन्हें भगाया जा रहा है या दूर किया जा रहा है, इसी कारण इन्हें ताड़न जात के नाम से जाना जाता है। इन्हें द्विगुणी या द्विस्पष्ट भी कहते हैं और हिंदी में नए नए विकसित किए गए हैं, इसी कारण इन्हें नव विकसित व्यंजनों के नाम से भी जाना जाता है। चले आगे, अब जानकारी क्या है इनके बारे में, तो इनके बारे में जो जानकारी है उन पर भी अपन विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। देखो अब हम बात करें, ये तो क्या हो गए स्पर्श, लेकिन ये क्या है ताड़न जात, इनका प्रयोग कहां होता है और अंग्रेजी में प्रोनाउंसिएशन क्या है। देखो जब इसकी बात करेंगे तो अंग्रेजी में इसके लिए डी का प्रयोग होगा, लेकिन इसके लिए किसका प्रयोग होगा, डीएच का। लेकिन जब इसकी बात करेंगे अंग्रेजी में तो इसको आर से संबोधित करेंगे और इसको आर एच से संबोधित करेंगे, ये भी अंतर है। ऐसा क्यों दोस्तों, जैसे मैंने कहा झालावाड़, देखो झालावाड़, तो मैं नीचे क्या लगाऊंगा, बिंदु लगाऊंगा, लेकिन जो ही मैं इसे अंग्रेजी में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, देखो झाला WAR, ये देखो क्या लिखा अपन ने, झालावाड़, क्या लिखा अपन ने, झालावाड़। जैसे मान लो मुझे लिखना पड़े क्या, गढ़, तो मैं क्या लिखूंगा अंग्रेजी में, GARH। अंतर समझ में आ रहा होगा। अब उच्चारण की बात करते हैं, इसे बोलते हैं ड ढ, लेकिन इनका उच्चारण करने के लिए आपको सबसे पहले अ बोलना पड़ेगा। काम की बात ये, इनका उच्चारण करने के लिए आपको किसका उच्चारण करना पड़ेगा, पहले अ का, मतलब ड अड, ड अड, ड अड। देखो उच्चारण में अंतर, उच्चारण में अंतर देखना है, ड अड, ड अड, ड अड, ड अड, ड अड हो रहा है। यहां देखो ड ढ, ड ढ, ड ढ, ड अड, देखो ड अड, अंतर समझ में आ रहा है। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। इनको लिखने के लिए अपन केवल डी और इसको लिखने के लिए डीएच का प्रयोग, जबकि इनको लिखने के लिए आर और इसको लिखने के लिए किसका प्रयोग होगा, आरएच का प्रयोग होगा। इसी कारण अपन झालावाड़ को क्या लिखते हैं, झालावाड़। और गड्ढ, इसका शुद्ध उच्चारण क्या है, गड्ढ, शुद्ध उच्चारण क्या है दोस्तों, गड्ढ। तब जाकर अंग्रेजी में अपन क्या लिखते हैं, GARH लिखते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी। ये जो चिन्ह है ये कौन सा चिन्ह कहलाता है, ये ताड़न जात चिन्ह कहलाता है। आ रही है इस बात समझ में। चले आगे, चलो आगे चर्चा करते हैं और भी। इसके बाद में देखो इन्हें मिटा देता हूं ताकि बाद में दिक्कत नहीं आए अपने। अब अगला जो चिन्ह आता है उस पर भी अपन विस्तार से चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। देखो अगला जो चिन्ह है वो कौन सा चिन्ह है, जिसे आप सब जानते हो, जिसे अपन बोलते हैं क्या, नुक्ता चिन्ह। जिसे अपन कौन सा चिन्ह बोलते हैं, नुक्ता चिन्ह। ये वाला कौन सा चिन्ह है, ये नुक्ता चिन्ह। इसके बारे में भी अपन विस्तार से चर्चा करते हैं। देखो ये नुक्ता चिन्ह कौन सा चिन्ह माना गया है, ये नुक्ता चिन्ह माना गया। अब नुक्ता चिन्ह की बात आती है कि यार क्या क्या इनसे संबंध है, कौन कौन से वर्ण होते हैं, तो हम यूं कहते हैं नुक्ता चिन्ह। पहली बात तो आती है कि अरबी फारसी के जो वर्ण हैं उनके नीचे जो लगा रहता है वो कौन सा होता है, नुक्ता चिन्ह होता है। अरबी फारसी के वर्ण कौन से हैं, तो हम कहते हैं क ख ग ज फ। लेकिन हम यूं कह रहे हैं ये क ख ग ज और ये फ, ये हिंदी के वर्ण थे। तो यहां से अपन एक चीज पर बात करते हैं कि हिंदी के वर्णों के नीचे नुक्ता लगाने की परंपरा का सबसे पहले जो शुभारंभ किया गया था वो मेरे हिंदी साहित्य प्रेमियों से मैं बात करना चाहता हूं। और मैं कह रहा हूं कि इन वर्णों के नीचे नुक्ता लगाने की परंपरा का शुभारंभ सबसे पहले जिसने किया उस व्यक्ति का नाम है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। देखो राजा शिव प्रसाद सितार ए हिंद, सितार ए हिंद। देखो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो सबसे पहले उर्दू भाषा के कट्टर समर्थक माने जाते थे। उर्दू भाषा के कट्टर समर्थक थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। उर्दू भाषा के कट्टर समर्थक, कौन सी भाषा के, उर्दू के। ये देखो उर्दू के क्या माने गए हैं, कट्टर समर्थक माने गए हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। और सबसे पहले राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा इन वर्णों के नीचे नुक्ता लगाने की परंपरा का क्या किया गया, शुभारंभ किया गया। क्या किया गया, शुभारंभ किया गया। तब से इन वर्णों के नीचे नुक्ता लगाना प्रारंभ हो गया। तो हमने क्या कहा, ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद वही है, क्या है, वही है जिन्हें भाषा विभाग का निदेशक नियुक्त किया गया था। याद आया, भाषा विभाग निदेशक, भाषा विभाग निदेशक। ये देखो ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद वही है जिन्हें भाषा विभाग में निदेशक सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त किया गया था 1913। साहित्य प्रेमियों से बात करूं
तो याद आया 1913 में इन्हें भाषा विभाग के निदेशक पद पर नियुक्त किया गया था। उन्हीं राजा शिव प्रसाद सितार हिंद के द्वारा, जो उर्दू भाषा के कट्टर समर्थक माने गए थे, जो उर्दू भाषा के कट्टर समर्थक थे, उनके द्वारा इन वर्णों के नीचे नुक्ता लगाने की परंपरा का शुभारंभ किया गया था। तब से परंपरा अनवरत चली आ रही है। आगे चर्चा करें दोस्तों इनके बारे में, तो हम यूं कह रहे हैं ये जो वर्ण थे इन्हें अरबी फारसी के वर्ण कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? अरबी फारसी के वर्ण, अरबी फारसी। अब बात आती है कि यार अरबी फारसी क्यों कहा गया? देखो अरबी फारसी क्यों कहा गया? क्यों कहते हैं अरबी फारसी? क्योंकि अरबी और फारसी जो भाषा है उसकी लिपि एक ही है, और इसी वजह से लिपि एक होने के कारण अपन इन्हें एक साथ क्या बोलते हैं? अरबी फारसी बोलते हैं। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। तो ये अरबी फारसी के जो वर्ण थे इनके नीचे नुक्ता लगाने की परंपरा का क्या किया गया था? शुभारंभ किया गया था। ध्यान देना दोस्तों, अरबी फारसी के वर्णों के नीचे नुक्ता लगाने की परंपरा का शुभारंभ किया गया था। तब से किसके द्वारा? तो हमने कहा राजा शिव प्रसाद सितार हिंद के द्वारा जो ये हिंदी के वर्ण थे, हिंदी के वर्णों के नीचे नुक्ता लगाने की परंपरा का शुभारंभ सबसे पहले उर्दू भाषा के कट्टर समर्थक जो भाषा विभाग के निदेशक बनाए गए थे 1913 में राजा शिव प्रसाद सितार ये हिंद के द्वारा इन वर्णों के नीचे नुक्ता लगाने की परंपरा का शुभारंभ किया गया था। यहां तक कोई दिक्कत आ रही है दोस्तों? नहीं आ रही है? तो फिर बात आ जाती है कि यार इन वर्णों में और उन वर्णों में क्या अंतर है? हिंदी में भी ये देखो, ये क ख ग ज फ। अब देखो क ख ग ज फ, क ख ग ज फ, और यहाँ गो खो गो जो फ, उच्चारण भी अंतर है। अब देखो इनका उच्चारण करेंगे तो क्या कहेंगे? क ख ग घ ज फ। देखो यहां उच्चारण करो क ख ग ज फ, एक अजीब सा शाही अंदाज झलकता है, कोमलता झलकती है, घर्षण अधिक होता है, लेकिन इनमें कोमलता बिल्कुल भी नहीं है, घर्षण भी नहीं है। तो फिर दोनों में अंतर क्या है? तो हमने कहा अरबी फारसी मुगल काल की सबसे प्रसिद्ध भाषा थी, ये भी आपको याद है। और फारसी भाषा को कोमलकांत या शाही भाषा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कोमलकांत या शाही भाषा के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे चर्चा करें तो आपने देखा होगा दोस्तों कि मुगल काल के जो सल्तनत काल के शासक थे उनके रहने का अंदाज, जीवन जीने का अंदाज बिल्कुल शाही था। बोलने का, चलने का, खाने का, पीने का अंदाज बिल्कुल शाही था। और उन्हीं लोगों की भाषा थी फारसी। तो ये भी बिल्कुल कौन सी भाषा थी? शाही भाषा थी। आपने जी टीवी पे एक नाटक आता था पहले, जोधा अकबर, यदि देखा हो तो उसमें जो अकबर का रोल प्ले करता है वो कैरेक्टर, उसे देखा हो तो बिल्कुल वैसा का वैसा दिखाया गया है जैसा बिल्कुल संजीदगी के साथ चित्रण हो रहा है। आपने देखा हो यदि वो बोलता था तो कैसे, यदि वो जोधा बेगम को देखकर बोले तो कैसे बोलेगा? जोधा बेगम। देखो अजीब सी फीलिंग है, एक अजीब सी जान कसम कस आ रही है इस उच्चारण में। क्या कहा? जोधा बेगम, आपके ख्यालों में इतने खोए रहते हैं। हमने कहा जोधा बेगम, आपके ख्यालों में इतने खोए रहते हैं, यदि आपके हुस्न का दीदार हो जाए तो इस समस्त संसार में कयामत आ जाए। देखो बोलने का अंदाज, शब्द में जान आ गई है। लेकिन यहां बोला जाए जोधा बेगम, देखो तो दोनों में क्या है? एक अंतर झलकता है। ये एक शाही भाषा मानी जाती है, कौन सी? फारसी, और इसके उच्चारण में कोमलता झलकती है। इसी वजह से हमने कहा कि अरबी फारसी के वर्णों के नीचे क्या लगा रहता है? नुक्ता। अब इस पर काम की बात करते हैं। अब देखो सुने, हमने यूं कहा कि अरबी फारसी के वर्ण कितने हैं? तो हमने कहा 5 है। अरबी फारसी के वर्ण कितने हैं? 5। कौन कौन से? क ख ग ज फ, ये 5 वर्ण हैं। लेकिन यदि अपन बात करें एनसीईआरटी की तो कितने बताएं अभी? ख ज फ। ये देखो ख ज फ। वर्तमान प्रचलन में एनसीईआरटी के अनुसार कितने माने गए हैं? ख ज फ। कितने माने गए? 3 माने गए, ख ज फ। लेकिन दोस्तों मैं बात करूं, एक बार आरपीएससी ने इन वर्णों की संख्या कितनी मानी है? बिल्कुल पूरी की पूरी 5 मानी है। ध्यान देने वाली बात है ना? कितनी मानी है? 5। लेकिन हम यूं कह रहे हैं एनसीईआरटी ने कितने मान रखे हैं यहां पर अभी? ख ज फ। कितने मान रखे? 3। यदि थोड़ी सी और आगे बढ़ जाए अपन और हम यूं कहें कि वर्तमान प्रचलन में आगत ध्वनियां कितनी हैं, तो वर्तमान प्रचलन में आगत ध्वनियां 4 ही है। 3 तो ये और 1 ध्वनि रहित आ। 3 तो ये और 1 ध्वनि रहित आ। इस प्रकार वर्तमान प्रचलन में आगत ध्वनियों की संख्या 4 है। कौन कौन सी? ख ज फ और ध्वनि रहित आ। तो हम कहते हैं अरबी फारसी के वर्ण कितने हैं? 5। कौन कौन से? क ख ग ज फ। लेकिन एनसीईआरटी कितने बता रही है अभी? 3 बता रही है। कौन कौन से वर्तमान प्रचलन में? ख ज फ। लेकिन आरपीएससी ने एक बार कितने माना है? 5 माना है। बात समझ में आ रही होगी दोस्तों। ये कौन से वर्ण थे अपने अरबी फारसी के वर्ण? इनके नीचे जो चिन्ह लगा रहता है उसे किस नाम से जानते हैं? नुक्ता चिन्ह के नाम से जाना जाता है। तो यहां तक भी कोई डाउट नहीं है दोस्तों। चले आगे। चलो इतना सब कुछ देख लिया है, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं अपन, इसको मिटा देते हैं। देखो दोस्तों
सारा का सारा। और क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखो काम की बात आती है वापस और आगे बढ़े अपन। देखो तो बात समझ में आ गई होगी सारी की सारी। आगे बढ़ते हैं और क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो ये क ख ग घ ng। अब आगे चर्चा करें तो फिर आता है च च छ ज झ ञ। ये देखो च छ ज झ ञ। हमने यूं कहा है कि प्रत्येक भाषा मानकता की ओर अग्रसर होती है। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि भाषा में किसका प्रयोग किया जाता है? मानकता का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? मानकता का प्रयोग किया जाता है। तो फिर मानक वर्ण कौन कौन से होते हैं? इन पर तो अपन विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ी सी चर्चा यहां करते हैं। आपने देखा होगा पहले ऐसे लिखा जाता था झ, ये ख, लेकिन ये क्या है? ये अमानक है। ये क्या है? अमानक। ये क्या है? अमानक है। क्या है ये? अमानक वर्ण। क्यों? क्योंकि भाषा जो है वो मानकीकृत होती है। भाषा का एक विशेष नियम है, भाषा क्या होनी चाहिए? मानकीकृत होनी चाहिए। इसी कारण भाषा निदेशालय के द्वारा इन वर्णों का मानकीकरण किया गया है। बहुत सारे वर्णों का मानकीकरण किया गया था, अपन अलग से पढ़ेंगे। यहां पर फिलहाल जो चर्चा कर रहे हैं इस झ के मानकीकरण की, तो हमने कहा झ देखो अब ऐसा लिखा जाने लगा है। ये लिख रखा। ख की बात करें तो ख बिल्कुल देखो ऐसा लिखा जाने लगा है। क्यों? क्योंकि ये वर्ण भ्रम पैदा करते थे। यहां समझ में नहीं आ रहा झ एक भ है, और यहां समझ में नहीं आ रहा है ख है या फिर र या व है। तो इन वर्णों का भी क्या किया गया? मानकीकरण। जैसे अपन लिखते हैं छ, तो ये भी गलत है, इसका भी मानकीकरण कर दिया गया और इसे बिल्कुल अब ऐसा लिखा जाने लगा है। तो बात समझ में आ रही है? च छ ज झ हाँ, च छ ज झ ये। चलो आगे चर्चा कर लेते हैं और आगे चर्चा करें, थोड़ा सा और बढ़े। तो इसके बाद में आता है क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ढ ढ ण। फिर आता है त थ द ध न। और फिर आता है देखो प फ ब भ म। यहां पर एक चीज पर और चर्चा करें दोस्तों। ये देखो ध बहुत सारे विद्वान ऐसा लिख देते हैं जो कि क्या है? गलत। ऐसा लिखते हैं जो कि क्या है? गलत। बात समझना दोस्तों, ऐसा क्यों? क्योंकि हम यूं कह रहे हैं ये वर्ण कौन से हैं? गुंडी वाले वर्ण हैं, और गुंडी वाले वर्णों के ऊपर से सिरोरेखा कभी भी क्रॉस नहीं होती है। गुंडी वाले वर्णों के ऊपर से सिरोरेखा कभी भी क्रॉस नहीं होती है। अर्थात हम यूं कहते हैं कि गुंडी वाले वर्ण और विसर्ग, देखो बहुत सारे विद्वान, मेरे विद्वान साथी बहुत सारे जो है इस प्रातःकाल को ऐसा लिखते हैं, ऐसा। तो ये प्रातःकाल शब्द भी क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या आ रही है? विसर्ग। और हम क्या कह रहे हैं कि गुंडी वाले वर्ण और ये विसर्ग, इनके ऊपर से सिरोरेखा कभी भी क्रॉस नहीं होती है। अर्थात गुंडी वाले वर्ण और विसर्ग के ऊपर से सिरोरेखा को काट के लिखा जाता है। गुंडी वाले वर्ण, जैसे ये प्रातःकाल है, तो अपन यहां जो करेंगे वो क्या करने वाले हैं? हम ये करने वाले हैं, इसे काट करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? इसे अपन काट करके लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? तो हमने क्या कहा कि गुंडी वाले वर्ण, ये गुंडी वाले वर्ण और ये विसर्ग, इनके ऊपर से सिरोरेखा कभी भी क्रॉस नहीं होती है। यदि ऐसा किया जा रहा है तो शब्द क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा। इसी वजह से हम कैसा लिखते हैं? यथ बिल्कुल ऐसा लिखेंगे, भ बिल्कुल ऐसा लिखेंगे, और ये प्रातःकाल बिल्कुल ऐसा लिखा जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो आज के बाद ध्यान रखेंगे कि गुंडी वाले वर्ण और विसर्ग के ऊपर से सिरोरेखा कभी भी क्रॉस नहीं होती है। चलो चलते हैं दोस्तों आगे, देखो समझते हैं आगे की क्लास को और आगे बढ़ जाएं थोड़ा सा। तो देखो आगे देखते हैं, इनके अलावा और क्या होते हैं? तुमने कहा होते हैं य, र, ल, व, और होते हैं स, ह। अब देखो इनके नाम देख लेते हैं। तो हमने यूं कहा है कि यह क वर्ग, इसका उच्चारण होता है कंठ से। क वर्ग का उच्चारण कहां से होता है? कंठ से। ये च वर्ग, इसका उच्चारण होता है कहां से? तालु से। ये ट, इसका उच्चारण होता है कहां से? मूर्धा से। ये त, इसका उच्चारण होता है कहां से? दंतों से। और ये प, इसका उच्चारण होता है कहां से? ओष्ठों से। राइट? इन्हें क्या कहते हैं? अंतस्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतस्थ। अर्थात जो स्वर और व्यंजनों के बीच के हैं। और इन्हें क्या कहा जाता है? उष्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उष्म। अब देखो सुने, क से लेकर म तक के व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहा? ये क से लेकर म तक के व्यंजन है, इन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। और इन्हें
वर्गीय व्यंजनों के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? वर्गीय व्यंजनों के नाम से। और इनकी संख्या कितनी मानी गई है? 25। क्यों कहते हैं कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा मुखावयवों को, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में वायु जो है वह मुखावयवों, जो उच्चारण अवयव है, उन्हें स्पर्श करते हुए बाहर आती है, उन्हें किस नाम से जानते हैं? स्पर्श व्यंजनों के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं अपन? कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा मुखावयवों को क्या करती है? स्पर्श करती है। क्या करती है? स्पर्श करती है। उन्हें किस नाम से जाना जाता है? स्पर्श व्यंजनों के नाम से जाना जाता है। कौन है? तो पांचों वर्गों के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें वर्गीय व्यंजनों के नाम से भी जाना जाता है। विस्तार से चर्चा करेंगे अपन आगे। और बात करें तो हमने कहा कि क, ख, ग, ग, ङ कंठ से बोले जाते हैं, इसी कारण इन्हें कंठे व्यंजन कहते हैं। लेकिन इन्हें कोमल तालव्य वर्णों के नाम से भी जाना जाता है। फिर हमने कहा च, छ, ज, ज तालु से बोले जाते हैं, लेकिन इन्हें कठोर तालव्य व्यंजनों के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? कठोर तालव्य के नाम से। फिर हमने कहा ट, ठ, ड, ढ, न मूर्धा से बोले जाते हैं तो मूर्धन्य कहलाते हैं। त, थ, द, द, न दांतों से बोले जाते हैं तो दंते कहलाते हैं। प, फ, ब, ब, म होठों से बोले जाते हैं, इस कारण ओष्ठ कहलाते हैं। लेकिन दो होठों से उच्चारित होने के कारण इन्हें दोष्ट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दोष्ट व्यंजनों के नाम से भी जाना जाता है। काम की बात अब करते हैं और हम यूं कह रहे हैं कि प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण, ये देखो, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण अपने उच्चारण स्थान से तो बोला ही जाता है, लेकिन नाक से भी बोला जाता है। इसी कारण दो उच्चारण स्थान हुए तो इन्हें क्या कहते हैं? द्विस्थानीय भी कहा जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्राथमिकता है वो नाक को मिलती है, इसी कारण इन्हें नासिक के व्यंजनों के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? नासिक के व्यंजनों के नाम से। और आगे चर्चा करें तो हमने यूं कहा है य, र, ल, व अंतस्थ कहलाते हैं। अर्थात ऐसे वर्ण जो स्वर और व्यंजनों के बीच के माने जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अंतस्थ के नाम से जाना जाता है। कौन से हैं? य, र, ल, व। और फिर आता है क्या? स, स, स इन्हें किस नाम से जानते हैं? ऊष्म व्यंजनों के नाम से। लेकिन स, स, स जो है इन्हें अपन संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संघर्षी व्यंजन। तो फिर एक चीज निकल कर आती है कि यार संघर्षी क्यों? कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण में उच्चारण अवयव इतने निकट आ जाते हैं कि वायु घर्षण के साथ बाहर निकलती है। और आपको पता है जब दो चीजों के बीच में घर्षण होता है, रगड़ पैदा होती है, तो गर्मी तो पैदा हो जाती है, उसे ही उष्मा बोलते हैं। तो इसी कारण इन्हें उष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजनों के नाम से भी जाना जाता है। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब बात करते हैं कि क से लेकर म तक के व्यंजन या पांचों वर्गों के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। राइट? तो फिर अवर्गीय व्यंजन कौन से हैं? तो हमने कहा ये अवर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अवर्गीय व्यंजन। और अवर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है? 8। कौन कौन से? तो अवर्गीय व्यंजनों में आते हैं य, र, ल, व, स, स, सह। और इन्हें संघर्षी व्यंजनों के नाम से कौन कौन से? स, स, स ये संघर्षी कहलाते हैं। और अंतस्थ य, र, ल, व ये दोनों मिलकर के किस नाम से जाने जाते हैं? अवर्गीय व्यंजनों के नाम से जाने जाते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी। और लास्ट चीज जो बची वो क्या है कि च, छ, ज, झ। ये देखो च, छ, ज, झ इन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजनों के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? स्पर्श संघर्षी व्यंजनों के नाम से भी जाना जाता है। तो बात समझ में आ गई होगी। क्या कहा अपन ने? व्यंजनों को मुख्य रूप से मोटे मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। देखो क वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है, इस कारण इन्हें कंठे कहते हैं। क, ख, ग, घ, ङ और इन्हें कोमल तालव्य भी कहते हैं। च वर्ग का उच्चारण तालु से होता है, इस कारण इन्हें तालव्य भी कहते हैं। छ, छ, ज, झ, लेकिन इन्हें कठोर तालव्य भी कहा जाता है। त वर्ग का उच्चारण मूर्धा से होता है, इस कारण इन्हें मूर्धन्य कहते हैं। ट, ठ, ड, ढ, ण त वर्ग का उच्चारण दांतों से होता है, इस कारण इन्हें दंते कहते हैं। त, थ, द, ध, न और प वर्ग का उच्चारण होठों से होता है, इस कारण इन्हें ओष्ठ कहते हैं। प, फ, ब, ब, म लेकिन दो होठों से उच्चरित होने के कारण इन्हें द्योष्ट भी कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण नाक से बोला जाता है, इस कारण नासिक के कहलाता है। लेकिन अपने अपने उच्चारण स्थान भी रखता है, तो दो उच्चारण स्थान होने के कारण द्विस्थानीय भी कहलाता है। च, छ, ज, झ इनके उच्चारण में संघर्ष भी करना पड़ता है और स्पर्श भी है, इस कारण ये स्पर्श संघर्षी भी कहलाते हैं। य, र, ल, व ये अंतस्थ व्यंजन है। स, स, सह इन्हें उष्म व्यंजन कहा जाता है, लेकिन इनके उच्चारण में संघर्ष भी करना पड़ता है, इसी कारण इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। और य, र, ल, व, स, स, सह इन दोनों को मिलाकर किस नाम से जानते हैं अपन? अवर्गीय व्यंजनों के नाम से जाना जाता है, जिनकी संख्या कितनी मानी गई है? 8 मानी गई है। तो दोस्तों यहां तक तो आपको कोई डाउट नहीं है। जब अपन चर्चा करेंगे स्पर्श व्यंजनों पर, तब हम बात करेंगे वहां अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर
स्पर्श व्यंजन। तो विशुद्ध स्पर्श व्यंजनों की संख्या, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 16 मानी गई है। क्यों? क्योंकि उन पर विस्तार से अपन चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल तो इतना सा ही है। और आज की क्लास में जो अपन ने व्यंजनों का मोटा मोटा सा वर्गीकरण किया तो काफी है। जब अपन मिलेंगे तब विस्तार से चर्चा करने वाले हैं इन सब पर। और देखो एक बात पर और चर्चा करें, तुमने क्या कहा, ये अपना पूरा का पूरा ये देखो अपन ने उच्चारण स्थान की भी बात की, तो अपन ने उच्चारण स्थान देखा भी था। ये देखो ये वायु का ड्रेनेज सिस्टम, ये अपना नाक, नासिका, और इस नासिका से क्या बोले जाते हैं, मा, या, ना, ना, मा। नीचे चले तो ये अपने क्या आ जाते हैं, ओष्ठ आ जाते हैं, ये ओष्ठ। और ओष्ठों की बात करें तो प, फ, ब, ब, म ये बोले जाते हैं। अपने ये जो दांत है, दांत अंदर चिपके बैठे रहते हैं। और ये दांतों की बात करें तो दांतों से बोले जाते हैं त, थ, द, ध, न। ये देखो दांतों से। फिर ऊपर आ जाती है अपने क्या, ये मूर्ध यहाँ पर, और यहाँ एक गोटी, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा भाग ये क्या कहलाता है, तालू। और तालू से जो बोले जाते हैं च, छ, ज, झ। और बात करें ये आता है अपना यहाँ क्या, कंठ। कंठ की बात करें तो देखो क, ख, ग, घ, ङ कहाँ से बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं, है ना। और इसके अलावा भी बात की जाए मूर्धा, तो ये अपने यहाँ क्या है, ये इस जगह पर ये मूर्धा। और मूर्धा से जो उच्चारित होते हैं वो कौन से, ट, ठ, ड, ढ, ण। तो इस प्रकार अपन ने एक मोटा मोटा सा वर्गीकरण देखा है। और विस्तार से जब अपन मिलने वाले हैं तो विस्तार से चर्चा करने वाले हैं इन सब पर। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। जहां तक के लिए धन्यवाद।